लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग में आपका पुनः स्वागत है। अब पिछले सेशन में हमने देखा डिफाइन फेज में हम जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आइए एक बार फिर से उसको एक रिवाइज कर लेते हैं जो भी टूल्स हमने सीखे पिछली बार। हमने ये देखा कि लीन सिक्स सिग्मा एक वैज्ञानिक तकनीक है। आंकड़ों के आधार पर हमें निर्णय लेने होते हैं और इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर हमें कोई भी निर्णय या जब भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं उस इम्प्रूवमेंट को करते समय जब भी हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो उसे आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। 85% समस्याएं जो होती हैं वो प्रोसेस की वजह से होती हैं, तो हमें प्रोसेस पे फोकस करनी है। और ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट लीन सिक्स सिग्मा के ज्ञान के आधार पर डिजिग्नेट किए जाते हैं। वाइट बेल्ट्स वो होते हैं जिनको थोड़ी सी जानकारी होती है लीन सिक्स सिग्मा के बारे में। येलो बेल्ट्स को थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है लीन सिक्स सिग्मा क्या है, लेकिन वो लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीन बेल्ट्स और ब्लैक बेल्ट्स के पास इतना और प्रचुर मात्रा में ज्ञान होता है टूल्स एंड टेक्निक्स का, लीन सिक्स सिग्मा टूल्स एंड टेक्निक्स का, कि वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन बेल्ट भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और ब्लैक बेल्ट भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सो ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट जब भी प्रोजेक्ट करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन को फायदा जरूर होता है। सो ये फायदा हो सकता है पैसों के रूप में हो, या ये फायदा हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के रूप में मिले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरऑल कोई ना कोई फायदा होता है। तो ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट वे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं। सो एक सकारात्मक प्रभाव जो टेंजिबल होता है, जो जिसे देखा जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, वो ग्रीन बेल्ट्स और ब्लैक बेल्ट्स ला सकते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट्स वो होते हैं जो ग्रीन बेल्ट्स और ब्लैक बेल्ट्स को गाइड करते हैं, और प्रोसेस ओनर मैनेजर होते हैं उस प्रोसेस के जहां पर ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट कर रहा होता है। चैंपियंस या स्पॉन्सर होते हैं डिपार्टमेंट हेड्स या साइट हेड्स जो बढ़ावा देते हैं, जो यदि कोई समस्या आ रही हो ग्रीन बेल्ट को प्रोजेक्ट करने में तो उन समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। और यदि कुछ फंडिंग की आवश्यकता हो, कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी हम चैंपियन और स्पॉन्सर से अप्रूवल ले सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमने देखा था पिछली बार। हमने ये भी देखा था कि लीन सिक्स सिग्मा तकनीक है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की वो तकनीक है जिसमें हम जो भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम प्रोजेक्ट्स के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर भी हम किसी अगर समस्या से जूझ रहे हैं या कस्टमर किसी बात का कंप्लेन कर रहा है, जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों के आधार पर हमें प्रोजेक्ट लेते हैं। तो प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन होती है कि प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रोजेक्ट का एक एंड पॉइंट होता है, प्रोजेक्ट एक वन टाइम एक्टिविटी है। तो इस प्रोजेक्ट को जब हम लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के तौर पे लेते हैं तो जो एंड रिजल्ट होता है कुछ इंप्रूवमेंट होती है। तो जिस प्रोसेस में हमने वो प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोसेस इंप्रूव होगी, उसका आउटपुट इंप्रूव होगा। जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारी सर्विस है या प्रोडक्ट हैं जो भी हैं, वो पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आएगा। तो हमने कुछ उदाहरण भी लिए थे पिछली बार। हमने कुछ उदाहरण देखे जिसमें लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स जब किए ग्रीन बेल्ट्स ने तो उसमें हमने इम्प्रूवमेंट्स देखे और वो साफ नजर आए टेंजिबल रूप में, मतलब प्रकट रूप में। सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग हम सोच रहे हैं कि हाँ हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, ऐसा नहीं है। सच में इम्प्रूवमेंट हुआ, आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते थे कि वहां पर इम्प्रूवमेंट हुआ।
डिफाइन फेज में हमने देखा था कि हमने 2 और या 3 कहें, 3 महत्वपूर्ण चीजें देखी थी, 3 टूल्स देखे थे। तो हमने डिफाइन फेज कंप्लीट किया था पिछली बार। डिफाइन में अगर हम ओवरऑल व्यू लें डीमैक का, तो डीमैक में हम देखते हैं कि डिफाइन में हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, साइपॉक बनाते हैं। मेजर फेज में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। एनालाइज फेज में हम रूट कॉज की तह तक जो कारण ढूंढते हैं, वो कारण ढूंढते हैं जिनकी वजह से ये समस्या आ रही है, और उसके बाद इम्प्रूव में उन रूट कॉज के ऊपर हम काम करते हैं। कंट्रोल फेज में हम काम करते हैं, जो हमने हमारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है उसको हम बरकरार कैसे रखें। तो एक बार हमारी प्रोसेस इम्प्रूव हो चुकी है, उसके बाद हम उसको, अगर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को सस्टेन किया जाए तभी काम बनता है। यदि हम पहले वाली स्थिति में ही आ जाएं तो उसका मतलब है कि वो हमारा जो प्रयास था वो निष्फल हुआ। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें देर तक संभाल कर रखनी है, तो उसको देर तक संभाल कर कैसे रखा जाए वो हम कंट्रोल फेज में बताते हैं। डिफाइन फेज में हमने देखा, हम प्रयोग करते हैं साइपॉक का, सीटीक्यू का और प्रोजेक्ट चार्टर का। साइपॉक में हम सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर्स इनका निर्धारण करते हैं। हम देखते हैं कौन हमारे कस्टमर्स हैं, क्या हमारा आउटपुट है, क्या हमारी प्रोसेस है, इनपुट्स क्या हैं और सप्लायर्स क्या हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम साइपॉक बनाते हैं, हमेशा कस्टमर से स्टार्ट करके फिर हम इम्प्रूव पे आते हैं, फिर प्रोसेस, फिर इनपुट और उसके बाद सप्लायर्स। हमने एक साइपॉक भी तैयार किया अपनी एक प्रोसेस का पिछली बार। सीटीक्यू है मेजर। मेजर मतलब हम मापें कैसे, जो भी हमारा आउटपुट है उसको हम मापते कैसे हैं कस्टमर्स की नजरों में। सो कस्टमर से हम पूछते हैं कि आपको हमारे आउटपुट में, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, उसमें आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है, और जो भी चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं हम उन्हें लिखते हैं, और फिर उनको किस तरह से नापें उसके ऊपर हम मैट्रिक लगाते हैं, मेजर लगाते हैं। और जब हम मेजर करते हैं उसको, हम उस मेजर को कहते हैं सीटीक्यू, क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के कस्टमर होते हैं, तो दोनों का ध्यान रखना है। जब भी हम कस्टमर कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कस्टमर जरूरी नहीं कि वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का हो, अंदरूनी कस्टमर भी हो सकता है। किस तरह से आंकड़े इकट्ठा करें हमने वो भी देखा था। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है। हमने एक प्रोजेक्ट चार्टर भी बनाया अपनी प्रोसेस का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने लिखा क्या समस्या है, कहाँ पर समस्या है, कब से समस्या है, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि क्यों समस्या है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो हमने वजह नहीं लिखी, और ना हमने किसी को दोष दिया हमारी समस्या का। तो वो सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। गलत प्रॉब्लम स्टेटमेंट तब होगा जब हम कहें कि ये समस्या है और उसका कारण ये है। अगर हम समस्या भी बता रहे हो, कारण भी बता रहे हैं, इसका मतलब है ये है कि हम आंकड़ों पे विश्वास नहीं करते और हमने अपने अनुभव के आधार पर कुछ कह दिया है जो गलत भी हो सकता है। तो हमें जो भी स्टेटमेंट देना है वो आंकड़ों के आधार पर देना है। तो हमें सिर्फ समस्या लिखनी है, हमें उसके कारण नहीं बताने, और ना हमें किसी को दोष देना है, किसी डिपार्टमेंट को या किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर गोल स्टेटमेंट में हम सिर्फ लिखते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें ये जो समस्या है हमको कितना कम करना है, वो गोल स्टेटमेंट में लिखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यदि हम समस्या का समाधान कर देते हैं तो हमारे हमारी हमारे कंपनी के लिए कितनी बचत होगी, तो ये भी हम जरूर लिखेंगे यहाँ पर। हमने ये भी देखा कि माइलस्टोन कैसे लिखेंगे, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल में डेट्स कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा डिफाइन फेज था। अब हम आते हैं मेजर फेज की तरफ। मेजर फेज की तरफ जब हम आते हैं तो हमें अब तक साइपॉक से कस्टमर मालूम पड़ गए हैं, हमें सीटीक्यू मालूम पड़ गई, सीटीक्यू मतलब मेजर मालूम पड़ गया है। जो भी कस्टमर को लग रहा है कि हमें इम्प्रूव करना है,
हमको वो इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी भी पता लग गई है। अब हम पता करेंगे कि समस्या गहरी कितनी है। तो जब हमने कहा कि यदि हम कहते हैं कि हमारा कोई भी काम करने का जो समय है 10 दिन है, 15 दिन है या 20 दिन है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम कैसे करें? तो आज हम देखेंगे कि हम आंकड़े इकट्ठा कैसे करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आंकड़े इकट्ठा करने के बाद उस आंकड़े का हम हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम उस आंकड़े को किस ग्राफ के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रेज़ेंट करते हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को हमारी प्रोसेस के बारे में सही जानकारी मिल सके। सो मेजर फेज़ में हम ये देखेंगे। सो सब जो मेजर फेज़ में बड़ी स्टेप्स हैं, आइए वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम ये पता करेंगे क्या डेटा इकट्ठा करना है हमको, कौन-सा डेटा ज़रूरी है, जो हमें बेहतर ढंग से हमारी प्रोसेस को समझने में जिससे मदद मिले, वो कौन-सा डेटा है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि डेटा हमेशा आउटपुट का ही नहीं होता, इनपुट्स का भी डेटा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आउटपुट का। तो जैसे हमने अगर चाय का एग्ज़ाम्पल लिया था पिछली बार, एक कभी-कभी सिंपल एग्ज़ाम्पल काफ़ी काम खा होता है, तो मेरे ख़्याल से एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रोसेस का एग्ज़ाम्पल लेंगे। प्रोसेस का एग्ज़ाम्पल तो हम सेपरेटली आपके साथ करते ही हैं विस्तार से, लेकिन यदि हम एक चाय का एग्ज़ाम्पल लें, तो हम चाय के ज़ायके में हम इज़ाफ़ा करना चाहते थे कि हमारा ज़ायका जो चाय का बहुत अच्छा नहीं है, और हम चाहते हैं कि उस ज़ायके में बेहतरी हो। तो उस समय हमने एक साइपॉक बनाया था, सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर, SIPOC। उसमें हमने देखा था कि आउटपुट जो है वो चाय है। तो चाय का एक प्याला आउटपुट है, और इनपुट्स जो हैं शक्कर, पानी, दूध, फिर स्टेप्स जो थे, पहले पानी उबालें, फिर उसमें शक्कर डालें, फिर चाय की पत्ती डालें, फ़िल्टर करें। ये जो सारे स्टेप्स थे, इनपुट्स और प्रोसेस स्टेप्स, इनको हम नाम देंगे एक्स फैक्टर्स। इनको हम नाम देंगे एक्स फैक्टर्स। तो ये इनपुट और प्रोसेस पैरामीटर्स जो हैं, ये हमारे जायके मतलब कि आउटपुट को प्रभावित करते हैं। सो इनपुट और प्रोसेस पैरामीटर्स हमारे आउटपुट को प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए हमें उतना ही ध्यान जितना हम जायके पर दे रहे हैं, उतना ही ध्यान हमको इनपुट्स और प्रोसेस स्टेप्स पर भी देना है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पानी की क्वालिटी कितनी है, हम शक्कर कितनी ऐड कर रहे हैं, शक्कर सही जगह पर ऐड कर रहे हैं, सही दूध कब ऐड कर रहे हैं। पहले जो भी अच्छे चाय बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि दूध कब ऐड किया जाता है, कितनी देर पानी उबाला जाता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके जायकों को प्रभावित करती हैं। तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ जायके पर ना होकर काफ़ी ध्यान इनपुट्स पैरामीटर्स पर भी होना चाहिए। इनपुट या आप कह लीजिए जो प्रोसेस स्टेप्स हैं उन पर भी होना चाहिए। सो हमें आउटपुट और प्रोसेस और इनपुट मेजर्स सबके बारे में आंकड़े इकट्ठे करने हैं। उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं कि हम कैसे आंकड़े इकट्ठे करेंगे। अगले 10 दिन तक मैं सभी कस्टमर से पूछूँगा कि मेरी चाय कैसी लगती है आपको? अगर मैं चाय का एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि भई बताइए, हम अगर 1 टू 5 रेटिंग पे आप मेरी चाय की रेटिंग दीजिए, 1 टू 10 रेटिंग में मेरी चाय की रेटिंग दीजिए। 1 मतलब अच्छी नहीं, और 10 मतलब बहुत अच्छी चाय। तो हम ऐसे इकट्ठे आंकड़े करेंगे, सिर्फ जायके पर ही नहीं बल्कि दूसरे एक्स फैक्टर्स के ऊपर भी। फिर हम अ, उसको उसका उसके ग्राफ्स बनाएँगे। एक हम ग्राफ देखेंगे, हिस्टोग्राम, और थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम देखेंगे कि हर प्रोसेस में ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा।
तो वो क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिग्मा लेवल निकाल सकते हैं, अपनी प्रोसेस का सिग्मा लेवल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले देखते हैं कि ना सिर्फ आउटपुट मेजर्स बट process or input measures bhi, they are also important. So we are sometimes focused only on collecting the data about the output measures. Mostly we discuss in our meetings that, well, you know, our outputs are not satisfying the customers, but we forget about the process measures and input measures. अधिकतर हमारा ध्यान होता है आउटपुट पे कि इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, इस चीज के लिए हमारे कस्टमर्स हमसे खुश नहीं हैं, इस चीज के लिए हमारे पास काफी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, या यहाँ पर काफी गलतियां हो रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, हमारा अधिकतर ध्यान सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है आउटपुट्स पर, और जो मीटिंग्स में हम डिस्कस करते हैं अधिकतर आउटपुट्स में डिस्कस करते हैं कि इतने सेफ्टी इंसिडेंट्स हो गए, इतने इस काम के करने को ज्यादा समय लग गया, या हमारा अगर रेस्टोरेंट का हम एग्जांपल लें, चाय का जो यदि मैं चाय का एग्जांपल को आगे बढ़ाऊं, तो हमारा जायका लोगों को पसंद नहीं आता, चाय का जो टेस्ट है बहुत अच्छा नहीं लगता है हमको और हमारे गेस्ट्स को। सो इसीलिए हमारा ध्यान अधिकतर, और होना भी चाहिए, जायके के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम क्योंकि वही चीज जो है जो कस्टमर्स हमको बता रहे हैं, लेकिन कस्टमर ये कभी नहीं बताएगा कि कितनी चीनी डालिए, उसमें कितनी अदरक डालना भी जरूरी है, या कुछ मसाला डालना जरूरी, वो सब कस्टमर्स नहीं बताते। कस्टमर सिर्फ जायके के बारे में अपना बयान देंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आंकड़ा, तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है वो हमारा है प्रोसेस मेजर्स का भी। तो हमें ना सिर्फ ये देखना है कि जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है चाय का, बल्कि ये भी देखना है कि हमने पानी कितना डाला, पानी कितना डाला, फिर हमने पत्ती कितनी डाली, चाय की पत्ती कितनी डाली, हमने मतलब वो पत्ती कब डाली, फिर कितने देर तक उबाली, सो उबालने का जो टाइम है वो भी, उबालने का समय, ये सब प्रोसेस मेजर्स हैं। जो हमारे प्रोसेस स्टेप्स के ऊपर जो मेजर्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोसेस मेजर्स। सो पानी कितना डाला, पत्ती कितनी डाली, कब डाली, कितनी, कब कौन सी डाली। यहाँ पे देखिए इनपुट मेजर्स, यदि आपको याद होगा हमारे साइपॉक में हमने देखा, पानी इनपुट था, पत्ती भी इनपुट थी, फिर जो चाय बना रहा है हमारा जो रसोइया कह लें, रसोइया भी एक इनपुट था, रसोइया हम खुद भी हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो कप है वो भी इनपुट होता है, कप भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, कप अगर गंदा हो तो भी हमारा जायका उससे खराब होगा, तो कप भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे इनपुट मेजर्स हमें मेजर करने हैं, और अगर हमारा ध्यान जायके के साथ साथ, तो जायका तो है ही, वो इम्पोर्टेंट है, उससे कोई इनकार नहीं है, जायका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही जो हम चीजें भूल जाते हैं, हमारे ये फैक्टर्स, इनपुट और मेजर फैक्टर, इनको हम कहते हैं एक्स फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं वाई, जायका या टेस्ट को हम कहेंगे वाई, वाई मतलब आउटपुट मेजर, और जो एक्स फैक्टर्स होते हैं, एक्स फैक्टर्स को हम मतलब एक्स फैक्टर्स किसको नाम दिया है हमने, प्रोसेस के और इनपुट के मेजर्स को। प्रोसेस मेजर मतलब कब पानी डाला, कब कितने समय तक उबाला, फिर छलनी का जो साइज था वो क्या था, ये सब चीजें एक्स फैक्टर्स हैं। सो एक्स फैक्टर्स
अफेक्ट करते हैं आउटपुट को। जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी वजह से आउटपुट अफेक्ट होता है। तो हमारा ध्यान जायके पर रहता है, लेकिन लीन सिक्स सिग्मा क्या कहता है, ध्यान जायके पर नहीं देना है। तो यार दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान आप एक्स फैक्टर्स पे दीजिए, क्योंकि आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, इनपुट्स आपके हाथ। फल की चिंता मत करो, कर्म करो। कर्म कर्म मतलब पानी कितना डालना है वो आपके हाथ में, पत्ती कितनी डालनी है वो आपके हाथ में, पत्ती कौन सी चुननी है, किस ब्रांड की चुननी है वो आपके हाथ में। तो आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, एक्स फैक्टर्स हैं। जो फल है वो अपने आप आएगा, फल की चिंता आपको नहीं करनी। जायका आपके एक्स फैक्टर्स पे निर्भर करता है, तो सिर्फ आपको एक्स फैक्टर्स पर ही ध्यान देना है। और यदि आप एक्स फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, जायका अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जायके पर ही ध्यान देगा कि मेरा जायका बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, वो उसका ध्यान चाय की पत्ती से हट जाएगा, उसका ध्यान पानी डालने की तरफ ना रह के उसका उसका जो कहते हैं टेंशन में आ गया है कि मैं मुझे अच्छी चाय बनानी है। क्यों वे कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करोगे तो कर्म की चिंता नहीं कर सकते। आप एक समय में एक ही की चिंता कर सकते हो, या तो उसकी कीजिए या इसकी कीजिए। यदि आप सिर्फ आउटपुट की चिंता करेंगे तो आप इनपुट्स को भूल जाएंगे। आपका सारा ध्यान आउटपुट पर होगा तो इनपुट्स को भूल जाएंगे, और जैसे ही आपने इनपुट्स को भूला, आउटपुट अपने आप आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो ध्यान दें, हमेशा पानी, पत्ती, रसोइया, कप, ये एक्स फैक्टर्स हैं। कितना पानी डालना है, कितनी देर उबालना है, ये सब चीजें आपकी एक्स फैक्टर्स हैं। ये सब चीजें आपकी वाई को, आउटपुट को अफेक्ट करेंगी। इसको हम एक इक्वेशन के तौर पर लिखेंगे, और ये इक्वेशन है y इज फंक्शन ऑफ x। y प्रभावित होता है, f फंक्शन f मतलब फंक्शन प्रभावित होता है x फैक्टर्स के द्वारा। y डिपेंड करता है x फैक्टर्स के ऊपर। सो y इज फंक्शन ऑफ x। हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पर लिखें तो ये जैसे अगर हमको चीज समझ में आ जाती है तो इसके आधी समस्या आपकी वहीं पर हल हो जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान अब y से हटकर x फैक्टर्स की तरफ होगा। और जब x फैक्टर्स पर आप ध्यान देंगे तो अपने आप आपका y अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। y होता है डिपेंडेंट ऑन x फैक्टर, x फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है। y होता है आउटपुट, x होता है इनपुट। y होता है इफेक्ट, फल। x फैक्टर होता है कारण। वाई सिम्टम होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, प्रोसेस में गड़बड़ है, ये सिम्टम है। लेकिन एक्स रियल प्रॉब्लम, जो असली समस्या है वो एक्स फैक्टर की है। असली समस्या कहीं पर एक्स फैक्टर की है ना। सब एक्स फैक्टर्स में समस्या नहीं है, कुछ ही एक्स फैक्टर्स में समस्या है। तो हम आंकड़े इकट्ठा करके पता लगाएंगे कि किस एक्स फैक्टर में समस्या है, और हम उसी एक्स फैक्टर पर ध्यान देकर उसी को उसी के बारे में हल ढूंढेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम देखता है, सिम्टम वाई फैक्टर होता है, वाई। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, अब आपने कहा कि मुझे जैसे अगर आपने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कि ये तो सिम्टम हुआ, लेकिन डॉक्टर सिम्टम को ट्रीट नहीं करेगा। डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि ठीक है आपको बुखार आ रहा है तो ठीक है मैं अ, अ, किसी तरह से बस बुखार कम कर दूं, ये नहीं करेगा। वो कहेगा, मतलब अगर थोड़े से अ, अ, मजाक के तौर पर ले लें तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप क्योंकि अगर आपको सिर्फ बुखार कम करने का या शरीर का तापमान, यहाँ पे CTQ क्या होगा, CTQ क्या होगा, CTQ होगा शरीर का तापमान। शरीर का तापमान मेजर ऑन द आउटपुट इज द CTQ। तो शरीर का तापमान सिर्फ कम करना ही उस पर, उसका ध्यान उस पर ही नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप थोड़ी देर
वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, कहे थोड़े समय के लिए कह सकता है कि हाँ थोड़ा बर्फ के पानी का थोड़ा सा बर्फ का पानी, ठंडा पानी आप मसाज कर लीजिए और शरीर का तापमान कम हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ ध्यान सिम्पटम पर ना देकर वो एक्स फैक्टर पर देगा, एक्स फैक्टर पर ध्यान देगा, वो आंकड़े इकट्ठा करेगा, आपका ब्लड टेस्ट लेगा, आपका एक्सरे लेगा, आपके से प्रश्न पूछेगा, कुछ आंकड़े इकट्ठा करेगा आपसे, और उस आधार पर एक्स फैक्टर ढूंढेगा कि हाँ जी आपको इस वजह से बुखार आया है, तो वो इस एक्स फैक्टर का ट्रीटमेंट करेगा, वो वाई का, आउटपुट का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। आप भी प्रोसेस के डॉक्टर हैं। एज अ ग्रीन बेल्ट यू आर अ डॉक्टर ऑफ अ प्रोसेस। सो लोग आपके पास समस्याएं लेकर आएंगे कि मेरी प्रोसेस में ये समस्या है, मेरे काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, या कस्टमर बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमारे लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉन कंप्लायंसेस हैं, ये सब समस्याएं हैं। ये हुए वाई, आउटपुट्स। और आप ग्रीन बेल्ट हैं तो आप डॉक्टर की तरह, क्योंकि आपको प्रोसेस की सर्जरी करनी होगी, प्रोसेस के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, पता करना होगा कि कहां पर समस्या है, और जब आपको पता लगेगा कि समस्या की जड़ कहाँ है, मूल कहां पर है, तभी आप उस समस्या को दूर कर पाएंगे। तो लीन सिक्स सिग्मा ऐसी तकनीक है जो आपको समस्या की जड़ तक ले जाती है, फिर जड़ तक ही नहीं ले जाती, उसके बाद आपकी मदद करती है कि आपको इसका हल कैसे ढूंढे। तो कुछ और तरीके होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बेंचमार्किंग होता है, इन सब तरीकों का यूज करके, उपयोग करके आप इन सब चीजों तक पहुंच सकते हैं, और अंत में आप उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। यदि आप इसको समझ गए कि मेरी जो मूल समस्या है वो वाई में नहीं है, एक्स में है, और वाई पर मेरा कोई काबू नहीं है, लेकिन एक्स फैक्टर पे मेरा काबू है। वाई तो एक तरह से आउटपुट है। अगर मैं सिर्फ एक्स पर ध्यान दूं और मूल कारण तक जाऊं, मेरा वाई जो आउटपुट है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप ये समझ जाए तो बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि हमें ज्ञान मिल जाता है, और इस ज्ञान के आधार पर आपका जो अप्रोच होता है बिल्कुल बदल जाता है। तो सबको दोष देने के बजाय, अब आप जैसे अगर चाय का उदाहरण लें, तो अगर मैं कहूं कि चाय का जायका खराब है, तो सबसे पहले, अगर हम लीन सिक्स सिग्मा नहीं लगा रहे हैं, तो सबसे पहले कहेंगे वो चाय किसने बनाई, आपको चाय बनाना नहीं आती। तो हमारा ये हो गया अनुभव के आधार पर रूट कॉज एनालिसिस, कि भाई रसोई में ही गड़बड़ है, जो चाय बना रहा है उसी में गड़बड़ है। हमने एक जजमेंट दे दिया, हमने एक वक्तव्य दे दिया, और हमने कह दिया हाँ अनुभव के आधार पर, मैं जानता हूँ, मैंने तो बहुत चाय पी है, अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि किसी के हाथ में जादू होता है और किसी के हाथ में कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले चाय नहीं मिले। ये तो आपने अपने अनुभव के आधार पर कह दिया, लेकिन सिक्स सिग्मा अनुभव की इज्जत करता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीन बेल्ट हैं तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, रसोईया भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन शायद पानी जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो चाय की पत्ती वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें अदरक कितनी डालनी, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद यदि आप इलायची डाल रहे हैं और कितनी डाल रहे हैं, या डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आइए हम उनके बारे में भी सोचें, यही बात हमें करनी है। और जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हमें एक मूल सिद्धांत है आंकड़ों के बारे में, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आंकड़े इकट्ठा करेंगे। तो आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं। बहुत बहुत ये हमें जानना और समझना जरूरी है कि आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं। इनके नाम है, एक एट्रीब्यूट डेटा और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा। तो आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, कंटिन्यूअस डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। किस प्रकार का आंकड़ा है ये तय करेगा कि हमको किस तरह की एनालिसिस करनी है। तो
यदि आंकड़ा कंटिन्यूअस डेटा है तो हमारी एनालिसिस अलग हो जाएगी, अगर एट्रीब्यूट डेटा है तो हमारी एनालिसिस बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो आइए पता करते हैं इन दो आंकड़ों के बारे में, ये आंकड़े क्या हैं, किस तरह से हम जाने कि कौन सा आंकड़ा कंटिन्यूअस डेटा है, कौन सा आंकड़ा एट्रीब्यूट डेटा है। सो ये जानने के लिए आइए मैं आपको लिए चलता हूं व्हाइट बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि आंकड़ों के प्रकार क्या हैं। सो डेटा टाइप्स, दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा और एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। मैं ये बताते हुए मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि हमारी संस्था एनेक्सास को कई बार दूसरे कई अवार्ड्स मिले हैं, कई गवर्नमेंट्स ने अवार्ड्स दिए हैं, कई देशों की गवर्नमेंट्स ने अवार्ड दिए हैं, और भारत में तो मिले ही हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था शेखर सुमन जी के साथ इंटरव्यू का, और जी टीवी, जी बिजनेस, और कई मंत्रियों ने भी हमारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, उन्हें अनुमोदित किया है। और ना सिर्फ भारत के बल्कि वियतनाम के, सऊदी अरब के, यूएई के, और यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के, इन सभी अलग अलग संस्थाओं ने, सरकारी संस्थाओं ने हमें अनुमोदित किया है, और कई बार उन्होंने हमें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। उनमें हर जगह इन्होंने ये बात कही कि हमने स्टैटिस्टिक्स को बहुत आसान तरह से जन जन तक पहुंचाया है। तो ये हमारा एक मोटो भी है, यदि आपने देखा होगा कि मिशन में, कि हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को हम चाहते हैं एक्सेलेंट बनाना, और ये एक हमारा तरफ से मिशन है। और उसी मिशन के तहत ये एक हमारा एक बहुत बड़ा कहेंगे हमारा एक्स फैक्टर है कि हम स्टैटिस्टिक्स को सिंपल बनाते हैं। तो अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये यही चीज आपको बड़े कठिन शब्दों में और कठिन तरीके से समझने को मिलेगी, लेकिन हम इसको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको समझ में ना आए, कोई कहीं पर कुछ बात, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम जरूर उसका उत्तर देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपके प्रश्न हो उनका उत्तर पूरी तरह से दिया जा सके। सो कंटिन्यूस डेटा, दो तरह के डेटा हुए, कंटिन्यूस और एट्रीब्यूट। कंटिन्यूस डेटा में जैसे आती है आपकी, जैसे उम्र है, उम्र, जैसे मेरी उम्र है 52.5 साल। सो इसमें आप एक नोट करेंगे एक चीज कंटिन्यूस डेटा में हमेशा, एक तो इसमें एक नंबर होगा, लेकिन नंबर में डेसिमल प्लेस का प्रयोग हो सकता है, संभावना है डेसिमल प्लेस, डेसिमल दशमलव जो है 50, जो 52.5 वर्ष। सो वर्ष एक यूनिट हुआ, और दशमलव की संभावना रही, मतलब 52.6 भी हो सकता है, 52.7 भी हो सकता है। तो उम्र हुआ कंटिन्यूअस डेटा। लेकिन यदि मैं उसी उम्र को कैटेगरी के तौर पे करूं, मतलब एट्रीब्यूट में हमारा, हम कहते हैं कि इसमें एक तो होता है एट्रीब्यूट, उसमें कैटेगरी, और फिर हम इसको कहते हैं काउंट। लेकिन इसी उम्र को मैं वर्षों के रूप में ना बताकर कहूं कि बच्चा, जवान, अधेड़, वृद्ध,
तो हमने फिर कहा कि बच्चा, जवान, हम यहाँ भी उम्र की ही बात हो रही है लेकिन हमने कैटेगरी में डाल दिया, बच्चा, जवान, अधेड़ और वृद्ध। यदि हम इस तरह से अगर उसको कर रहे हैं, और जैसे हमारे, जैसे एक समझ लीजिए कि एक सिनेमा हॉल में मैं गया तो उसमें देखा कि मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया, उसमें 20 बच्चे थे, 40 जवान थे, 10 लोग अधेड़ थे, और समझ लीजिए कि यहाँ पर समझ लें 50, 60, 70, 20 कर लें यहाँ पर, सो जैसे 40, 80 और यहाँ पर 20 व्रत। अब इसको मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा, थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ, मैंने एट्रीब्यूट यहाँ लिख दिया, कैटेगरी और काउंट यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, और यहाँ पे काउंट है। और एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट है उम्र। तो वही, अब मैं एट्रीब्यूट, तो मैं क्या क्या मेजर करना चाह रहा हूं? अगर उम्र को सालों में मेजर करता हूं, 52.5 साल, किसी और की उम्र है 25.6 साल, किसी और की उम्र है 43.2 वर्ष, अगर हम उस तरह से अगर उसको नाप रहे हैं तो हम कहेंगे कि मैं कंटिन्यूस डेटा के तौर पर उम्र को नाप रहा हूं। लेकिन अगर उम्र की मैं कैटेगरीज बना रहा हूं कि बच्चे इतने, जवान इतने, अधेड़ इतने, वृद्ध इतने, तो उसमें मैं कहूंगा कि मेरे पास काउंट्स हुए। ना काउंट्स में आपके पास ऐसे नहीं हो सकता कि 20.1 बच्चा, ऐसा ऐसा संभव नहीं। मतलब इसमें डिस्क्रीट मेजर्स होंगे, या तो 20 होगा, फिर 21 होगा, या 22 होगा, या 23 होगा। इसमें आपके दशमलव आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर आप चाहे तो प्रोपोर्शन बना सकते हैं, प्रोपोर्शन या परसेंटेज बना सकते हैं कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे 100 लिए हैं टोटल, 60, 70, बस ये 20 हुआ, सी, हाँ, तो यहाँ प्रोपोर्शन हुआ आपका 0.2, 0.4, 0.2, ये प्रोपोर्शन है। ये है आपका परसेंटेज, भी आप कह सकते हैं 20%, 40%, भाई 20% और यहाँ पे 20%। लेकिन परसेंट भी आपका प्रोपोर्शन हुआ कि कितना भाग है उस कैटेगरी का, कितना भाग है पूरे भाग में, वो होगा प्रोपोर्शन। लेकिन प्रोपोर्शन भी एट्रीब्यूट डेटा ही माना जाएगा। तो आपके पास सारे दुनिया भर के आंकड़े जो भी हैं, आप उन्हें विभाजित कर सकते हैं दो तरह के आंकड़ों में। वो दो प्रकार जो हैं आंकड़ों के, वो हैं कंटिन्यूस डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। कंटिन्यूस डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। तो अगर मैं चाय का एग्जांपल लूं, चाय, तो चाय का अगर मैं टेस्ट अच्छा या बुरा, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूट डेटा। अगर मैं चाय बनाने के समय को नाप रहा हूं कि कस्टमर ने कहा कि आपकी चाय तो बड़ी बड़ी देर लगती है आपकी चाय बनने में, अगर मैं उस चाय बनाने के समय को नाप रहा हूं, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस डेटा, क्योंकि वहां पर होगा 20.1 मिनट समय। अगर मैं समय को यहां पर लिखूं, चाय बनाने का समय 20.1 मिनट। तो आपने ये देखा होगा और नजर आ रहा होगा आपको कि कंटिन्यूस डेटा में
यूनिट होता है हमेशा, जैसे वर्ष, मिनट, ये यूनिट होता है। और यहाँ पे दशमलव की संभावना भी होती है, लेकिन काउंट में यूनिट नहीं होता, गिनती होती है। 21 लोग आए, 20 लोग इस कैटेगरी में है, 30 लोग इस कैटेगरी में है, गिनती होती है, दशमलव नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता। कंटिन्यूस डेटा एक नंबर लाइन पे उसको आप लिख सकते हैं। कंटिन्यूस डेटा जैसे एक नंबर लाइन होती है, हमने शायद बचपन में याद होगा, हमारे टीचर, स्कूल टीचर पढ़ाते थे नंबर लाइन, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मतलब नंबर लाइन होती है वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक चलती जाती है यहाँ, और यहाँ पर भी बिल्कुल आखिरी तक चलती जाती है। कोई भी पॉइंट नंबर लाइन का आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो होता है कंटिन्यूस डेटा, इसीलिए उसको कहा जाता है कंटिन्यूस डेटा। एक 52.5 नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं, 20.1 भी आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज कंटिन्यूस डेटा, और एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैटेगरी इज नोन एज एट्रीब्यूट डेटा। तो इस आधार पर अब मैं एक और आपसे एक वक्तव्य दूंगा जो बहुत सत्य माना जाता है क्वालिटी के क्षेत्र में, कि पहला स्टेटमेंट है कि यदि आप किसी चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेजर करना होगा। अगर आप मेजर नहीं कर सकते, अगर आप उसको माप नहीं सकते, तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, आप इंप्रूवमेंट कभी नहीं करेंगे। तो ये पहला सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि यदि आप किसी चीज को नाप नहीं सकते तो आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, उसमें आप आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं। दूसरा ये है, दूसरा सिद्धांत जो कि जरा इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये है कि हर चीज को आप नाप सकते हैं, दुनिया की हर चीज को आप नाप सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो उसका उत्तर है, दुनिया की हर चीज को आप या तो कंटिन्यूस डेटा के रूप में या फिर एट्रीब्यूट डेटा के रूप में नाप सकते हैं। तो आप कहेंगे खुशी को कैसे नापेंगे? खुशी कंटिन्यूस डेटा के तौर पर तो नहीं नाप सकते, लेकिन हाँ एट्रीब्यूट डेटा के तौर पर जरूर नाप सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका किसी भी चीज को नापने का, यदि आपको लग रहा है कि वो उस चीज को नापना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे आसान तरीका किसी भी चीज को नापने का है, उसके आप विभाग कर दीजिए, भाग वाले कैटेगरीज बना दीजिए। जैसे खुशी, तो खुशी की मैं 2 कैटेगरीज तो कम से कम बना ही सकता हूँ, कि खुश और नाखुश, सुखी या दुखी। 2 कैटेगरीज तो आराम से बन जाएंगी। खुश हूं या नहीं खुश हूं, कम से कम ये तो बन जाए, खुश हो या नहीं खुश हो। मतलब मैं हर चीज को मेजर कर सकता हूं। कैसे? कैटेगरीज के तौर पे। जैसे कि अगर आप चाहेंगे, आप कहेंगे मैं खुशी कैसे, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं खुशी मेजर करना चाहता हूं, तो मैंने 100 लोगों से पूछा आप खुश हो या नहीं हो। 40 लोगों ने कहा खुश हैं, और 60 लोगों ने कहा नहीं खुश हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरा आज खुशी का जो आंकड़ा है एम्प्लॉइज में 40% है। अब मैं प्रोजेक्ट ले सकता हूं कि 40% को मैं 60% बनाऊंगा अगले 3 या 4 महीनों में। फिर मैं ढूंढूंगा कि कौन से एक्स फैक्टर्स मेरी एम्प्लॉइज की खुशी निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं, कौन से एक्स फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉइज को खुश रखते हैं, तो मैं उन फैक्टर्स में काम करूंगा। फिर उसके बाद एक पेरेटो सिद्धांत है वो लगाऊंगा, जिसमें मैं 80-20 का सिद्धांत है कि 80% जो कारण हैं लोगों के नाखुश होने के, वो सिर्फ 20% कारणों की वजह से ही है। तो वो कौन से 20% कारण हैं, उनके बारे में मैं जानकारी लूंगा, आंकड़े इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद कहूंगा कि इन कारणों पर अगर मैंने काम किया, कारण तो बहुत हैं, 10 हैं, लेकिन इन 10 में से सिर्फ 2 प्रभावित कर रहे हैं मेरी एम्प्लॉइज की खुशी को, मैंने सिर्फ उन 2 पर अगर काम किया,
तो मेरी एम्प्लॉयज की खुशी में वृद्धि होगी। तो आपने खुशी इंप्रूव की। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 सिद्धांत ध्यान रखिए। पहला है, यदि आप किसी चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि आप मेजर नहीं कर सकते तो कभी आप इंप्रूव नहीं करेंगे। यू कैन नॉट इंप्रूव इफ यू कैन नॉट मेजर। और दूसरा सिद्धांत है, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। हर चीज को नापा जा सकता है। कैसे? या तो कंटिन्यूस डेटा के रूप में या फिर एट्रीब्यूट डेटा के रूप में। सो इन 2 सिद्धांतों के साथ और इनको मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको दिल में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का हम अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने में कैसे प्रयोग करें। This conference will now be recorded. तो अभी हमने देखा कि 2 तरह के डेटा होते हैं। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं और इसको कहें कि जैसे हमें घर से ऑफिस जाने के लिए कितना समय लगता है, तो यात्रा का जो समय है, अगर हमें लिखना है यात्रा का समय, हमें लग रहा है जैसे समझ लें 30 मिनट लग रहा है, लेकिन हमेशा 30 मिनट नहीं लगेगा। कभी 31 मिनट लगेगा, कभी 35 मिनट लगेगा, कभी 25 मिनट लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि यात्रा का जो समय जो लगेगा 30 मिनट, वो कंटिन्यूअस डेटा है, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं 30.1 मिनट। तो यात्रा का समय 30.1 मिनट, ये आएगा कंटिन्यूअस डेटा के श्रेणी में। लेकिन अगर हम उसको इसी तरह से लिखें कि देरी हुई और नहीं देरी हुई, तो यात्रा के समय में देरी और ना देरी होना हमारा एट्रीब्यूट डेटा हो जाएगा। जब हम कंटिन्यूअस डेटा को प्रदर्शित करते हैं तो हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। वो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा कि अधिकतर मुझे 30 मिनट लगते हैं, कभी कभी मुझे 35 मिनट भी लगते हैं, और कभी कभी बहुत कम समय होता है लेकिन 40 मिनट भी लगते हैं। मतलब 35 के 40 के बीच में। और बहुत कम समय बार ऐसा भी हुआ कि मुझे 40 से 45 मिनट का समय लगा, लेकिन 45 मिनट के ऊपर अधिकतर मुझे कभी नहीं लगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 25 तक भी गया हूँ मैं, कई बार 20 तक भी गया हूँ, और संभवतः मैं 15 मिनट तक भी मेरी जाने की संभावना है। लेकिन 15 से कम, मतलब ये बड़ा कम होगा, रेयरली होगा ऐसा कि मुझे 15 से कम समय लगे, 15 मिनट से कम समय लगेगा ऑफिस पहुंचने। हिस्टोग्राम, हम इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है कंटिन्यूस डेटा के ऊपर। एट्रीब्यूट डेटा में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। जैसे अगर हम एट्रीब्यूट डेटा के को अगर फिर से एक बार नजर डालें एट्रीब्यूट डेटा पे, उस पे एट्रीब्यूट डेटा होती है, कैटेगरी होती है, और उस पर काउंट होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम एट्रीब्यूट, वही ट्रैवलिंग टाइम, यात्रा समय, इसको मैं कैटेगरी के तौर पर भी प्रकट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि समय पर और देरी से, समय पर और देरी से। यदि मुझे 30 मिनट से कम का समय लग रहा है तो मैं कहूंगा कि मैं समय पर पहुंच रहा हूँ। 30 मिनट से देरी ज्यादा समय लग रहा हूँ तो मैं कहूंगा देरी से। जब मैंने कंटिन्यूस डेटा के तौर पे आंकड़े इकट्ठा किए, तो मैंने इस तरह से इकट्ठे किए। एक दिन मैंने 30 मिनट लिए, एक दिन मैंने 32 मिनट लिए, एक दिन मैंने 29 मिनट लिए। इस तरह से मैंने आंकड़े इकट्ठा किए। करीब 30 सैंपल्स, अगर आप 30 आंकड़े इकट्ठा करते हैं, 30 नमूने इकट्ठे करते हैं किसी भी प्रोसेस के बारे में, यदि वो कंटिन्यूस डेटा है, तो आपको उस प्रोसेस के बारे में पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। उस प्रोसेस की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको 30 आंकड़े इकट्ठे करने हैं,
ज्यादा नहीं करने हैं। ज्यादा करेंगे तो भी आपको ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा उससे कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा ऐसे ही हमें मतलब गलत फहमी ना रहे। इसका मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने 30 एक आंकड़े इकट्ठे किए आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, 30 आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें मुझे अपना हिस्टोग्राम मिल गया कि अधिकतर आप 15 से 45 मिनट लेते हैं। अब मैं 300 आंकड़े भी इकट्ठा करूं तो भी मुझे वही परिणाम मिलेंगे। वही परिणाम मैं 3000 आंकड़े इकट्ठे करके भी पाऊंगा, कहूंगा कि 15 से 45 मिनट, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट आप लेते हैं, तो वही आंकड़े या 30 करूं, 300 करूं, 3000 करूं या 3 लाख करूं, मुझे तो जानकारी वही प्राप्त होनी है। जब वो वही जानकारी मुझे 30 आंकड़ों में मिल रही है, तो मैं क्यों 300 आंकड़े इकट्ठा करूं, क्यों 3000 आंकड़े इकट्ठा करूं? 30 लाख आंकड़े भी इकट्ठा करूं तो भी मुझे वही जानकारी मिलेगी। तो मैं हमेशा सिर्फ 30 आंकड़े इकट्ठा करूंगा कंटिन्यूस डेटा के लिए। 30 में मुझे अधिकतर जानकारी मिल जाएगी। यदि मैं ज्यादा आंकड़े इकट्ठा करता हूं तो उसका मतलब है मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, या मेरे पास या तो बहुत ज्यादा समय है या मुझे आंकड़े इकट्ठे करने का शौक है, लेकिन जब उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो हम क्यों करें? तो एक बात ध्यान रखें कि जब भी कंटिन्यूस डेटा से आपका ताल्लुक पड़े, जब भी आपको कंटिन्यूस डेटा से के साथ काम करने का मौका मिले, तो आपको सिर्फ 30 आंकड़े ही इकट्ठे करने हैं, ज्यादा नहीं करने, 30 से 50, समझ लीजिए 50। लेकिन यदि आपको एट्रीब्यूट डेटा से काम के साथ काम करना पड़ रहा है, तो करीब 200 आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं। 200 आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे करने होते हैं। जैसे समय पर आए और देरी से आए, मैं करीब 100 दिन, वैसे 50 दिन में भी हो जाएगा, मतलब मुझे अपनी जो निष्कर्ष मुझे मिल जाएगा 50 में भी मिल सकता है, लेकिन अधिकतर आप देखें तो अगर मैं 100 आंकड़े इकट्ठा करूं तो मैं समय पर आया 60 बार और देरी से आया 40 बार। तो ये होगा एट्रीब्यूट डेटा, 60 और 40। अब इस पर मैं हिस्टोग्राम नहीं बना सकता। जैसे मैंने कंटिन्यूस डेटा में तो हिस्टोग्राम बना लिया था, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बना सकता हूँ। मैं बना सकता हूँ पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है एक तरह से, पाई होता है अंग्रेजी में जो खाते हैं पाई, गोल होता है, केक के आकार का होता है, और उसमें 40% मैं दिखा सकता हूँ कि 40% तो मैं देरी से आ रहा हूँ, और 7% तो एक तरह से अलग अलग खानों में इस चीज को मैं दर्शा सकता हूँ अलग अलग कलर्स के साथ अगर चाहूँ तो। जैसे ये हो गया मेरे समय पर आने का, ये नीला रंग दिखा रहा है समय पर आने का, समय पर कितनी बार आ रहा था मैं उसको दर्शा रहा है। और ये जैसे कि काला दिखा रहा है कि मैं कितनी बार समय पर नहीं आया। तो इस तरह से मैं पाई चार्ट का उपयोग कर सकता हूँ। तो जब आप एट्रीब्यूट डेटा को प्रदर्शित करते हैं तो पाई चार्ट का उपयोग करेंगे। कभी कभी बार चार्ट भी होता है, समय पर देरी से। तो जब हम खुश, नाखुश या बहुत ज्यादा खुश खुश, तटस्थ हैं, या फिर नाखुश हैं या बहुत ज्यादा नाखुश हैं, तो ऐसे 5 रेटिंग भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह का जब आप कैटेगोरिकल डेटा यूज कर रहे हैं, जब आप एट्रीब्यूट डेटा यूज कर रहे हैं, तो आपको बार चार्ट, पाई चार्ट इनका प्रयोग करना होगा। और अगर आप कंटिन्यूस डेटा प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हिस्टोग्राम का प्रयोग करना होगा। सो हर जगह पर हर तरह के ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक विशेष अ, स्थिति में आप एक ही तरह के ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और वैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जैसा कि हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स को हम आसान बना देंगे। यदि कोई मुश्किल लगे तो आप हमेशा बता सकते हैं हमें, प्रश्न लिख सकते हैं अपना, और हम उसका उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
तो ये आपकी हो गई तो ये हुआ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब एक और चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है जो 18वीं शताब्दी में गॉस नाम के एक स्टैटिस्टिशियन हुए थे, उनको मिला था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट की। उन्होंने कहा कि ये जो हिस्टोग्राम है, हर कोई भी चीज, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज अगर आप बार बार करते हैं, जैसे आप ऑफिस से घर बार बार जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे, जैसे एक दिन आपने 30 मिनट लिए, एक दिन 35 मिनट लिए, एक दिन 25 मिनट लिए, एक दिन 31 मिनट लिए, एक दिन 29 मिनट लिए, एक दिन आपने 24 मिनट लिए, एक दिन आपने 37 मिनट लिए। जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो आपको एक उसका एवरेज, मीन, औसत आपको जरूर मिल जाएगा। तो समझ लें कि आपका औसत समय ऑफिस जाने का 30 मिनट है। फिर उन्होंने एक और चीज बताई कि अगर आप उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, मतलब कितनी बार आपको कितना समय लिया, कितना समय लगा, मतलब ये वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार तो आप काउंट कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में, तो ये कितनी बार आपको 30 मिनट लगा, 10 बार, 10 दिन, मुझे 10 बार में 30 मिनट मैंने लिए, और करीब 7 बार मुझे 35 लगा, और 40 लगा, और 45, इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारी जो प्रक्रियाएं हैं, अधिकतर जो आप बार बार करते हैं, वो हमेशा ये एक तरह का, ये जो बेल कर्व होता है, बेल कर्व कहा जाता है इसे, एक घंटे के आकार में, हमेशा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक घंटे के जैसा दिखेगा आपको। तो मंदिर में घंटी होती है, तो बेल बेल होती है घंटे के आकार का। तो आप देखें उसको, उन्होंने कहा कि इसका भी एक औसत होगा, जैसे 30 होगा। और ये जो यहाँ पर जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, उन्होंने एक रोचक जानकारी दी इसके बारे में। उन्होंने कहा कि इसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिविएशन में मिल जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानना काफी है कि जब भी कोई भी आप आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो आपको एवरेज भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिला, समझ लें 5 मिला। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल संक्षेप में बता देता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बाद में इसको अच्छे विस्तार में जाके हम इसको समझाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस समय चलिए ऐसा करता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन पाना बहुत आसान है। एक्सेल शीट से आप इसको जान सकते हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो देख लीजिए, यहाँ पे ये एक एक्सेल शीट खोली मैंने, इसमें मैंने लिखा 30 मिनट, 35 मिनट, 31 मिनट, 29 मिनट, 28 मिनट, 26 मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा, या 38 मिनट, और समझ लें कि 24 मिनट, और कुछ 27 मिनट, और 30 मिनट लिख लेते हैं, सो 30 मिनट। कितना एवरेज है? सो एवरेज आप आराम से पता कर सकते हैं, AVERAGE, एवरेज। और कितना एवरेज है इसके बारे में आपको औसत आपको तुरंत मिल जाएगा कि 30 मिनट है अंदाजन। अगर आप उसको हाँ, तो ये 30 मिनट हो गया आपका औसत, एवरेज, एवरेज मीन। अब आपको मिला स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना?
स्टैंडर्ड डिवीजन होगा आपका, जिसका एक फॉर्मूला है, आप ज्यादा अभी इस समय चिंता ना करें, लेकिन बड़ी आसानी से आप स्टैंडर्ड डिवीजन पा सकते हैं एक फॉर्मूले से। तो स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया 4, समझ ले 5। मेरी कैलकुलेशंस के लिए आसानी रहेगी, 5 मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं जिससे कि 5 हो जाए, इससे आसान होता है, बाकी कुछ नहीं। 4 के साथ भी हम उसको उसका उसमें निष्कर्ष 4 के साथ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए 5 कर लिया, तो समझ लें कि 5। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 5, एवरेज हो गया 30। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मैंने अभी उदाहरण दिया था उससे मैच कर जाएगा। तो उन्होंने एक रोचक जानकारी दी कि ये जो बेल शेप्ड कर्व है, ये बिल्कुल कभी भी आपकी एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं। मतलब ये आगे आगे चलता रहेगा हमेशा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं एक्स एक्सिस से। इसको कहते हैं प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसको भी यहाँ पर जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। लेकिन हमको वहां तक जाना नहीं है। मतलब संभावना तो है कि कभी मैं 60 मिनट भी लूंगा, कभी 80 मिनट भी ले सकता हूँ, 120 मिनट भी लूंगा, लेकिन संभावना बहुत कम है। सबसे अधिक संभावना क्या है? संभावनाओं का एक दायरा देता है कि सबसे अधिक संभावना, उन्होंने कहा कि आपके कितना समय लेंगे ऑफिस से घर जाने के लिए, सबसे अधिक संभावना आपकी होगी हमेशा +3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन और -3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड डिविएशन आप जान लेते हैं अपनी प्रोसेस का, तो अधिक से अधिक आप 3 गुना स्टैंडर्ड डिविएशन से 3 गुना इस तरफ और 3 गुना दूसरी तरफ, उतना समय आप लेंगे। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं। अगर मैं 30 मिनट एवरेज हुआ, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो ये हुआ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हुआ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हुआ -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हुआ -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने कैसे प्राप्त किया? मैंने डेटा इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करके एवरेज ले लिया स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये तो मिल गया, आसानी से मिल गया किसी भी डेटा का। ऐसे ही आपकी जो मशीन चलती है उसका भी एक एवरेज है, उसका भी एक स्टैंडर्ड डिविएशन। शटडाउन टाइम जो आपकी मशीन का है उसका भी एवरेज है, उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप वैगन को रिपेयर करने में और मेंटेन करने में कितना समय लगाते हैं, उसका भी एवरेज है, उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन। आपके पास कस्टमर कंप्लेंट्स कितने आते हैं रोज, उसका भी एक एवरेज है, उसका भी एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो हर आंकड़े का एक एवरेज है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो है ही। हर प्रोसेस में, हर प्रोसेस के पास एक अपना एवरेज है, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है। हर प्रोसेस के पास एक उसकी आवाज है, हर प्रोसेस के पास एक वाणी है। कहते हैं आवाज, प्रोसेस की आवाज है। हम कभी सुनते नहीं उसको, हमने कभी आंकड़े इकट्ठे नहीं किए, ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठे कर लिए तो औसत देखा, कभी स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं देखा। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन से हमको बहुत सारी अन्य जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि अब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं 30 मिनट ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अगर +1 स्टैंडर्ड डिवीजन जाऊं, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है मेरा? 5। तो 1 टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन हुआ 5, तो 30 + 5 मेरा हुआ 35। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो 5 और बढ़ाता हूं तो इसमें हुआ 40, और फिर 5 और बढ़ाता हूं तो 45। यहाँ पर अगर मैं -1 जाता हूं तो 25, -2 जाता हूं तो 20, और -3 जाता हूं तो 15। तो ये हुआ 15 से 45 ±3 टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन। इसमें मैं आप पाएंगे कि 99%, तकरीबन 99%, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो 99.73% बार मुझे आप पाएंगे मैं 15 से 45 मिनट लेता हूं। तो यदि आपको मेरे बारे में कुछ वक्तव्य देना है
कि अमिताभ सक्सेना को कितना समय लगता है ऑफिस से घर आने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि 99%, मुझे पूरा विश्वास है कि 99% अमिताभ सक्सेना को 15 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच का समय लगेगा। तो यदि आपको जैसे आप मेरी उपस्थिति कहीं अनिवार्य है किसी मीटिंग के लिए, तो आप इस तरह से प्लान करेंगे कम से कम इनको 15 मिनट तो लगेंगे ही। 15 मिनट से पहले तो ये आने वाले नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट के ऊपर भी मतलब ये नहीं लेंगे। ये कहाँ से आपको पता लग रहा है? मेरे पुराने आंकड़ों के आधार पर आप ये वक्तव्य दे सकते हैं। मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे बिहेवियर के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में। इसी तरह हम अपनी प्रोसेस के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर मैंने इस यूनिट को वैगन दिया तो ये इतने से इतना समय लेगा। कहाँ से पता लगा? मैंने पिछले आंकड़े इकट्ठे किए, एवरेज देखा, स्टैंडर्ड डिवीजन देखा, फिर कहा कि आप कम से कम इतना समय लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इतना समय तो लेंगे ही। तो ये हुआ आपका, आप एक तरह से भविष्यवक्ता की तरह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ, मुझे मालूम है अमिताभ जी आप तो मतलब 15 से 45 मिनट लेंगे। औसतन आप 30 लेते हैं। 30 मिनट आप ज़रूर लेंगे, लेकिन 15 तक भी संभव है और 45 तक भी संभव है। 60 मिनट तो शायद नहीं लेंगे आप अधिकतर। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं लूँगा, कभी-कभार ले लूँगा, लेकिन वो एक उसको हम कहते हैं स्पेशल कॉस्ट। उसको हम कहेंगे कि नहीं ये तो आपसे उम्मीद नहीं। आप ऐसे कहेंगे ना, वो आपकी 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 लिमिट्स तो 15 से 45 की थी। उम्मीद तो आपसे 15 से 45 की थी, ये 60 तो आपकी 60 वाली उम्मीद नहीं थी। ये होता है स्पेशल कॉस्ट। सो आइए एक और चीज़ जानते हैं हम। -3 सिग्मा को हम नाम देंगे लोअर कंट्रोल लिमिट। +3 सिग्मा को हम नाम देंगे अपर कंट्रोल लिमिट। LCL, UCL। हर प्रोसेस की एक कंट्रोल लिमिट होती है, हर मशीन की कंट्रोल लिमिट होती है, हर ग्रुप की, हर साइट की, हर यूनिट की, हर वैगन की, हर ट्रेन की, हर प्लेन की, हर बैंक में जाएंगे आप अकाउंट खोलेंगे तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की एक एवरेज है, एक स्टैंडर्ड डिवीजन है और एक कंट्रोल लिमिट है। होटल में जाएंगे, वो कितना खुश रखेगा अपने गेस्ट को, उसका भी एक एवरेज है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड डिवीजन है, उसकी भी एक कंट्रोल लिमिट्स है। कंट्रोल लिमिट्स को का दूसरा नाम है वॉइस ऑफ प्रोसेस। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेना मतलब जारी रखूं, तो अमिताभ सक्सेना लेते हैं 30 मिनट, कब ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, कम से कम 15 मिनट। अब इसी को हम जैसे कोई कोई आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी टीम कोई काम कर रही है, इसको डेज में कर लें, नंबर दिन में कर लें। 30 दिन आप कम से कम लेंगे। अगर मैंने आपको कोई चीज का प्रोक्योरमेंट का कहा, ऑर्डर देने को कहा, कम से कम 30 दिन तो आप लेंगे, आपकी टीम लेगी। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन लेगी, कम से कम 15 तो लेगी ही लेगी। 15 से कम में तो कभी आने वाले नहीं है, मतलब आप भूल जाइए। ये हो गया बिहेवियर ऑफ योर प्रोसेस। आपका प्रोसेस कैसे बिहेव कर रहा है 15 से 45 दिनों में। किसी और कोई और एग्जांपल लें, जैसे सेल्स। अगर आप मार्केटिंग में है, सेल्स में कितने आपके सेल होंगे? 30,000 प्रतिदिन से मतलब औसतन है, 45,000 प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा और 15,000 प्रतिदिन कम से कम। 15 से 45 15 से 45 दिन आपके लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट है। 15,000 से 45,000 आपकी सेल होनी ही होनी है। जैसे अगर आप कह लें कि एक रिलायंस के शोरूम में जाइए, रिटेल स्टोर में जाइए, तो तो उस समय वो कह सकते हैं कि कितने आपकी सेल होगी, कितनी आपकी बिक्री होने वाली है। तो 30 लाख से औसतन होती है 45 लाख, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख, कम से कम। और हमेशा आप पाएंगे कि आंकड़े इकट्ठे करते चलिए, हमेशा आपको, यदि आप अमिताभ सक्सेना पे आते हैं तो वो
कभी 30 मिनट लेंगे, कभी 35 लेंगे, कभी 20 लेंगे, कभी 45 मतलब 45 तो क्या जाएंगे, बहुत कम जाएंगे, लेकिन कभी कभी जा सकते हैं। लेकिन 60 बड़ी मुश्किल। 10 मिनट असंभव एक तरह से। इसका मतलब ये कि बिल्कुल ही संभव नहीं है, संभव है, संभावना है। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे जगह है, अगर आप माइनस इन्फिनिटी, ये संभावनाएं तो है। 200 मिनट भी ले सकते हो, एक आध दिन 200 मिनट भी हो सकते, लेकिन बड़ी कम संभावना। तो ये हो गया आपका कंट्रोल चार्ट, ये आपकी है प्रोसेस। तो अगर जैसे अगर मैं एक प्रश्न, कोई किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि कल तो आप 35 मिनट में आए थे, आज आपको 20 मिनट लग गए, ऐसा कैसे? तो मैं, अगर वो व्यक्ति ग्रीन बेल्ट होगा, लीन सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट होगा, अगर वो ये सब जानकारी होगी जो आपको जानकारी है, तो मैं कहूंगा देखिए मेरे कई कारण हैं। मेरे यात्रा का जो समय है, जो पूरा समय लेता हूं, उसको प्रभावित करने वाले कई कारण हैं, जिसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, फिश के बोन्स की जैसा दिखता है वो। इसको मैं कहूंगा कि ऐसे कई कारण हैं, जैसे कि मैंने कौन सा रास्ता चुना, मैंने कौन सा मतलब मोटरसाइकिल ली या कार यूज की। तो मैंने कभी मोटरसाइकिल से आता हूँ, कभी कार से आता हूँ। मैंने कौन सा वाहन चुना, तो वाहन पर भी निर्भर करता है कि मैंने कितना समय लिया। 2 रास्ते हैं ऑफिस जाने के, कभी एक रास्ते से जाता हूँ, कभी दूसरे रास्ते से, तो रास्ते पर निर्भर करता है। मौसम पर निर्भर करता है, कौन मौसम कैसा है, या काम, मेरा आज काम क्या है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है तो आप जल्दी पहुंच जाते, तो काम किस तरह का काम है, किस लिए जा रहा हूं मैं, किसने बुलाया है। अगर सीनियर ने बुलाया तो मैं बहुत तेजी से भागूंगा, अगर कोई खास काम नहीं है तो मैं थोड़ा आराम से जाऊंगा। तो ये सब चीजें प्रभावित करती हैं मेरे ट्रैवलिंग टाइम को। बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रैफिक होती है, जैसे ट्रैफिक ट्रैफिक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिशबोन डायग्राम बना रहे हैं। और जैसा कि अब तक तो आपको जानकारी हो चुकी है, ये मेरा वाई है, आउटपुट है, और ये है एक्स फैक्टर्स। ये मेरे सब एक्स फैक्टर्स हैं, काम, वाहन, रास्ता, मौसम, ये सब चीजें प्रभावित कर रही हैं मेरे वाई को। और जैसा कि हम देख चुके हैं पहले, y इज फंक्शन ऑफ x। x प्रभावित करता है हमारे y को। तो अगर मुझे समय पर पहुंचना है, तो मुझे सिर्फ समय पर पहुंचने का टेंशन ना लेकर मुझे ये देखना है कि रास्ता कौन सा चुनूं, वाहन कौन सा चुनूं, हर चीज को जरूरी समझ के थोड़ा जल्दी चलूं, ट्रैफिक का थोड़ा जानकारी लूं, जीपीएस से इधर उधर से पता कर लूं कहां पर ट्रैफिक कम है, उस हिसाब से प्लानिंग कर लूं। अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ा पहले चलूं, मौसम को देख लूं, अगर बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा पहले चलूं। तो इन सब चीजों का अगर मैंने ध्यान रखा तो मैं हमेशा समय पर पहुंचूंगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं रखा तो नहीं पहुंचूंगा। अब जैसे उस प्रश्न की तरफ आते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि कल तो आपने 35 मिनट लिए, आज तो आपने 20 मिनट लिए। तो मैं कहूंगा कि देखिए ये अ, मेरी कॉमन कॉजेज हैं। मैं ये कहूंगा, अगर आप ग्रीन बेल्ट हैं तो मैं कहूंगा देखिए ये जो वेरिएशन है, इसके बीच में जो वेरिएशन हो रहा है, इस इन दो लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में जो वेरिएशन हो रहा है, इसके कारण आप मत पूछिए मुझसे। आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। क्योंकि अगर आपने पूछा कि कल तो आपने 20 मिनट लिए, आज 35 लिए, क्यों, तो मैं आपको एक कारण दे दूंगा, लेकिन वो कारण सही कारण नहीं होगा। असली और सच जो उत्तर है, सत्य जो होगा, अगर मैं सत्य बताना चाहूं, सत्य बोलना चाहूं, सच कहना चाहूं, तो मैं कहूंगा देखिए बहुत सारी जो कॉजेज हैं, इतनी सारी जो कॉजेज हैं,
मेरी प्रोसेस के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, मिलके सारी जो कारण है वो मिलकर ये वेरिएशन पैदा कर रही है। जो वेरिएशन है जो आप देख रहे हैं, ये वेरिएशन पैदा हो रहा है सब कारणों के मिले जुले प्रभाव से। इसका कोई कारण नहीं, ये तो मेरा मेरा नेचुरल वेरिएशन है, मतलब ये तो मैं ऐसा हूं, मैं ये तो मेरा बिहेवियर, मेरे प्रोसेस का बिहेवियर है कि मैं 15 से 45 मिनट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप ये भी समझ जाएं तो कई चीजें तो वैसे ही हल हो जाती हैं। अब अगर एक दिन मैंने जैसे समझ लें कि मैंने एक दिन 60 मिनट लिए और आपने पूछा आज तो आपने 60 मिनट लिए, आप तो ऐसे ना थे, ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी 60 मिनट, मतलब हाँ चलिए 15 से 45 तो समझ लें, आपका ये आपका व्यवहार आपका तरीका है, इसी तरह से आते हैं, लेकिन 60 मिनट तो जब 60 मिनट लूंगा तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सारे कारण मेरे मिलजुल के ये प्रभाव डाल रहे हैं मेरे समय पर, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि एक कारण दूंगा कि भाई आज मौसम बहुत खराब था, एक कारण, और ये कारण हमेशा नहीं होगा, कभी कभार होगा, कभी कभार। इसको हम कहते हैं स्पेशल कॉज, इसको कहते हैं स्पेशल कॉज वेरिएशन, स्पेशल कॉज वेरिएशन। और इसको क्या कहते हैं? कॉमन कॉज वेरिएशन। इसको ये भी कहते हैं वॉइस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की आवाज। प्रोसेस कह रही है कि मैं 15 से 45 मिनट लूंगी, अमिताभ सक्सेना तो ऐसे ही हैं, 15 से 45 मिनट लेंगे ही लेंगे, ये तो वॉइस ऑफ प्रोसेस है। लेकिन 60 मिनट ये वॉइस ऑफ प्रोसेस नहीं, ये कुछ स्पेशल कॉज हो गई, आज थोड़ा सा कुछ हो गया, और ये इनको मतलब हमेशा उम्मीद ना करें कि 60 मिनट लेंगे, वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे, 15 से 45 लेंगे। या एक दिन मैंने 10 मिनट ले लिए तो एकदम खुश ना हो जाए, भाई कुछ हो गया होगा आज, सुबह सुबह 4 बजे शायद उन्हें जरूरत पड़ी होगी और एकदम से खाली रोड मिली उनको और आ गए 10 मिनट, लेकिन उम्मीद ना करें कि हमेशा 10 मिनट आएंगे, 15 से 45 इनका रेगुलर बिहेवियर। तो क्वालिटी प्रोफेशनल जो होता है, ग्रीन बेल्ट जो होता है, उसको स्पेशल कॉजेज पे ध्यान नहीं देना है। स्पेशल कॉज पे कौन ध्यान देगा? जो ऑपरेशंस मैनेजर है, वो देखेगा ओ आज 60 मिनट लगे किसी चीज के लिए, एकदम से वो पता करेगा क्या स्पेशल कॉज थी, इमीडिएट एक्शन लेगा और उसको हल कर देगा। लेकिन जो ग्रीन बेल्ट क्वालिटी प्रोफेशनल होगा, उसका ध्यान कॉमन कंट्रोल लिमिट्स पर रहेगा और उसका ध्यान होगा एक और वॉइस पर। तो हमारा वॉइस ऑफ प्रोसेस तो हमको मिल गई, हमारी वॉइस ऑफ प्रोसेस हमको मिल गई। एक और वॉइस है कस्टमर की वॉइस। कस्टमर की वॉइस है, वो कहती है कि भाई आप 15 से 45 मिनट बहुत देर है भाई, आप काफी समय लेते हैं, इतना रास्ता तो दूसरे लोग 10 मिनट में तय कर लेते हैं, ये आप करते क्या है 15 से 45 मिनट पर? समझ में नहीं आ रहा करते क्या है। ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए 15 मिनट, 15 मिनट से ऊपर अगर आपने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया तो हम आपसे खुश नहीं होंगे, ऐसा मेरा कस्टमर कह रहा है। कस्टमर हमारा बॉस हो सकता है, वो कहेगा भाई 15 मिनट ले रहे हैं आप, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हुए, नहीं हम आपको 15 मिनट की आज्ञा नहीं देते, 15 से कम कीजिए, इस प्रोसेस को 15 मिनट से कम कीजिए, आप जब जो आपको करना कीजिए। हमने कहा ये वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर ने कहा, हमारे बॉस ने कहा 15 मिनट, ये हमारा कस्टमर हुआ, बॉस हमारा कस्टमर हुआ। इसमें जैसे ही एक वॉइस ऑफ कस्टमर आती है, हम उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट सेट बाय द कस्टमर्स। So customer is demanding, and that is a specification limit specified by the customer. So हमारी customer limit हुई, ये customer limit जब हमको मिली, so as a green belt, what I need to do is I need to shift my control limits within the specification limits. मतलब क्या? जो मेरी प्रोसेस आज है, इसको मुझे कस्टमर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंतर्गत लाना है।
मतलब मुझे कंट्रोल लिमिट बदलनी है, मतलब मुझे अपना व्यवहार बदलना है, मुझे अपना पूरा तरीका बदलना है, जिस तरह से मैं चलता हूँ, जो चलते समय सोचता हूँ, जो रास्ते अख्तियार करता हूँ, जो जिस वाहन का उपयोग करता हूँ, जिस तरह से ट्रैफिक को डील करता हूँ, ये सब मुझे बदलना होगा। तब जाके मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा। ये होती है बेसिक फंडामेंटल चेंज। ये नहीं कि मैंने एक दिन 20 मिनट ले लिए तो बड़ा खुश हो गया, फिर अगले दिन 35 होने ही वाले हैं सर आपके। एक दिन मैंने 40 हो गया तो बड़ा दुखी हो गया, फिर जिस दिन 22 मिनट लगे बड़े खुश हो गया। ये खुशी बड़ी अल्पावधि वाली खुशी है, बड़े कम समय में आपको ये तक खुशी मिलेगी। एक कोई भी ज्ञानी, जो स्टैटिस्टिक्स का ज्ञानी होगा, वो कहेगा भई ज़्यादा खुश मत होइए। ये एक मुझे शोले में एक सीन याद है, जब धर्मेंद्र साहब किसी टंकी में चढ़ जाते हैं और फिर कुछ अनाप-शनाप कहने लगते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं गिर जाऊँगा, मैं ये सब कुछ अ, ऊल-जलूल बकने लगते हैं एक तरह से। तो एक जो हीरोइन है हेमा मालिनी आती हैं अमिताभ बच्चन के पास, वो कहती हैं देखिए आपका दोस्त क्या कर रहा है ये, मतलब आप आप तो मतलब वो वहाँ पर मरने की धमकी दे रहा है और ये आप यहाँ पर बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो बड़े सुकून से, आराम से अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, बोले, ठीक है कोई बात नहीं। ये थोड़ा-सा ये इनका कभी-कभी ये होता है, ये नॉ ये उनके कहने का मतलब है, अगर वो ग्रीन बेल्ट होते, अगर दोनों ग्रीन बेल्ट होते और उस भाषा में बात करते, तो वो कहती हाँ, ये तो ऐसे ही है, मतलब ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है प्रोसेस का। अभी चढ़े हैं और नीचे आ जाएँगे। थोड़े मतलब थोड़ी देर में, मतलब ये ऐसा कई बार हो चुका है, उन्हें मालूम है प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, जो प्रोसेस का प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पहले ये था। मुझे जब मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मैं यहाँ पर खुश नहीं हुआ कि मैंने 35 मिनट लिए और मैं आज 20 मिनट ले रहा हूँ और मैं खुश हो गया, नहीं। मेरी सच्ची खुशी मुझे तब मिलेगी जब मेरे कंट्रोल लिमिट्स 5 मिनट से जैसे कि 10 मिनट हो जाएँगे। सच्ची खुशी मुझे खुशी मनाने का हक है। मेरी कंट्रोल लिमिट्स बदली, तब मैं कहूँगा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ मेरे प्रोसेस में। तब तक मैं ऐसा नहीं कह सकता। तब तक 40 का एक दिन 40 और एक दिन 20 और मैं खुश हो गया, ये गलत है। ये खुशी मनाने का मुझे हक नहीं है। लेकिन मुझे सच्ची खुशी मनाने का हक है जब मैंने कंट्रोल लिमिट्स बदली। तो ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट जो होता है, ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट जो होता है, लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट होते हैं, वो कंट्रोल लिमिट्स बदलते हैं आपके प्रोसेस का डीएनए बदल देते हैं। आपकी प्रोसेस जो पिछले 1 साल से 2 साल से इस तरह से बिहेव कर रही थी, इस तरह से उसका जो क्षमता थी, क्षमता बदल जाएगी, उसके मतलब कैपेसिटी बदल जाएगी, उसमें जो पिछले पिछले हर महीने आप 10 से 15 गलतियाँ किए जा रहे थे पिछले 1 साल से तो हर महीने आपकी 10 से 15, 10 से 20 गलतियाँ हो रही हैं। आज कितने इस महीने कितनी हुई? 16 गलती। हाँ, ठीक है भई, ये तो होता ही। इस महीने कितनी हुई? 12। अब ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि प्रोसेस अभी भी कंट्रोल में है। अगले महीने अगर इस बार 12 हुई, अगले महीने 15 हो जाएँगी। लेकिन जब आप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपकी कंट्रोल लिमिट्स बदल जाते हैं। जो 10 से 20 हो रहे थे पहले, अब हो जाएँगे 2 से 5, 2 से 6। और जब नए कंट्रोल लिमिट्स में होंगे, तब जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने अपनी प्रोसेस इम्प्रूव कर ली, मैं बिल्कुल तैयार होता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना दोस्तों से बातें किए, बिना फ़ोन पर आधे समय अभी क्या हो रहा है कि आधे समय फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी वहाँ देख रहा हूँ, कभी ये दुकान से ये चीज़ सब खरीद ली, कभी इससे जाके मिल लिए। इस वजह से मेरे 15 से 45 मिनट लग रहे हैं। अब मैंने उस पे काम किया, मैंने प्रोसेस इम्प्रूव की, फिर परेटो परेटो चार्ट लगाया, वो भी अभी जानकारी देंगे उसके बारे में। तो फिर उसके बाद मैंने ना अब आप नए अमिताभ को देखेंगे।
5 से 10 मिनट। अरे आप तो बिल्कुल बदल गए। जी हाँ, अब इस नए अमिताभ से आप उम्मीद करेंगे 5 से 10 की। अगर वो 15 मिनट लेता है नए वर्जन में, तो आप फिर 15 मिनट में कहने लगेंगे अरे आप तो ऐसे नहीं है। तो ये कंट्रोल लिमिट्स चेंज करना इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोसेस की जो कंट्रोल लिमिट्स है उसको बदलना इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन बेल्ट इसे बदलता है। इसके लिए समय लगता है, 2 महीने 3 महीने लगते हैं, लेकिन ये जरूर बदलता है। और जब बदलता है तो फिर असली परिणाम मिलते हैं। मतलब एक लॉन्ग टर्म बदलाव आता है। ये समझ लें जैसे हम वे कभी कभी वजन कम करते हैं, तो हमने 2 रोटी कम खा ली एक दिन, तो हमारा वजन कम हो जाता है, बड़े खुश हो जाते हैं, देखिए मेरा वजन कम हो गया है। ये तो यही यही हिसाब है वहां पर भी, कंट्रोल लिमिट्स वाला। भी ज्यादा खुश ना हो, अभी 1 किलो आधा किलो कम हो गए, अब अगले महीने फिर आप बढ़ जाएंगे। लेकिन असल में वजन कम करना है तो आपको कंट्रोल लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म 2-3 महीने 3 महीने अच्छा भोजन, अच्छा अच्छी एक्सरसाइज, भोजन, खैर अगर वजन ही कम करना है तो भोजन से ही अधिकतर सबसे ज्यादा प्रभाव तो भोजन का ही होता है। तो ये सब चीजें करेंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल लिमिट्स चेक करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के हकदार होंगे। नहीं तो वरना कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो फिर होता ही रहता है। ये चीज हर जगह है, हर जगह पर है। स्टैटिस्टिक्स की जो ये जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, हर जगह पर ये शेयर मार्केट्स में है, ये अपने हमारी दिनचर्या के जो भी हम कार्य करते हैं दिन भर में, घर में जो काम करते हैं उसके लिए उस पर लागू है, हर जगह पर ये लागू है। तो ये हुआ आपका। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिखाया। एक मैं इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले क्लास में। एक ये जो मैंने हिस्टोग्राम दिखाया था आपको, और एक चीज जो मैंने अभी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिखाया था, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो था, अधिकतर प्रयोग होता है जब भी हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का प्रयोग होता है। इफेक्ट जो होता है हम वाई एक तरफ लिखते हैं, और मैन मशीन मटीरियल, कई बार इसको आसान बनाने के लिए 6M के नाम से देते हैं। मशीन, मेथड, मटेरियल, मैनकाइंड, पीपल की जगह मैनकाइंड, एनवायरनमेंट की जगह मदर नेचर, जैसे कि M हो जाए वो, और मेजरमेंट। तो ये 6 तरीके होते हैं। जब भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो ये 6 आप ब्रांचेस पे अगर आप अपने दिमाग दौड़ाएंगे कि मशीनों में क्या प्रॉब्लम है, मेथड्स में क्या प्रॉब्लम है, प्रोसीजर्स में क्या प्रॉब्लम है, मेजरमेंट मेरा सिस्टम ठीक है कि नहीं, मैं मेजर कर रहा हूँ कि नहीं, मटेरियल्स मेरे कैसे हैं, पीपल से संबंधित, जो लोग, व्यक्तियों से संबंधित, लोगों से संबंधित क्या कारण है, मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई है, जानकारी ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट जैसे जो आजकल जो चल रहा है एनवायरनमेंट, तो वो भी काफी इफेक्ट करता है। मदर नेचर, तो ये भी कभी हमारे जो भी हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की, उसको भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे कारण हम इनके बारे में सोचते हैं और लिखते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सारे कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम 10 कारण लिख लें, लेकिन 10 में से सिर्फ 2, 20%, 80-20 रूल, पेरेटो, जनाब पेरेटो, इटली के अर्थशास्त्री जो थे, उन्होंने पाया था 80% जो धन है वो 20% लोगों के पास है। तो जोसेफ जुरान ने इसको यहाँ लगाया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में। उन्होंने कहा कि 80% जो समस्या है आपकी, जो भी है, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो आपने भले ही यहाँ पे 10 कारण लिखे हो, लेकिन सिर्फ 20%, 10 का 20% होता है, तो सिर्फ 2 कारण मुख्य होंगे जो 80% समस्या के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इन 2 कारणों पर ही ध्यान दें और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो ये 2 कारण कैसे पाएं, एक पेरेटो एनालिसिस होती है, वो हम देखेंगे, वो अगले सेशन में हम देखेंगे कि जितने भी कारण आपने इकट्ठे किए, कितनी बार कौन सा कारण सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा जो कारण आ रहा है
हम वहां पर उसका आंकड़े इकट्ठे करके पता करेंगे कि कारण डी कारण की वजह से सबसे ज्यादा, जैसे कि अगर मैं अपना जैसे ट्रैवलिंग टाइम का एक उदाहरण लूं कि मैंने अपनी बहुत सारी चीजें बताई यहाँ पे कि कई कारण है मेरे देर से आने के, काम कौन सा काम है, वाहन है, क्या है, रास्ता है, मौसम है, ट्रैफिक है, मेरा मूड है, मूड भी काफी प्रभावित करता है। ये बहुत सारे कारण हैं, 10 कारण बताए, उनमें सिर्फ सिर्फ 2 कारण मुख्य हैं, जो मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कैसे? पहले दिन, आज भी देर से क्यों आए आप? भाई मेरा वाहन खराब हो गया। अच्छा ठीक है जी। दूसरे दिन देर से क्यों आए? मौसम खराब था सर। ओके कोई बात। तीसरे दिन देर से क्यों आए? सर रास्ता खराब था, दूसरा रास्ता मैंने लिया। ओके। चौथे दिन सर रास्ता खराब था। ओके। पांचवें दिन रास्ता खराब था सर। ओके। छठे दिन रास्ता खराब था। अच्छा, रास्ते में कुछ गड़बड़ थी, रास्ता खराब, वाहन, और ये करता गया, मैं करता गया। फिर ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, रास्ता मैंने फिर गिना ही मौसम कितनी बार आ रहा है, देखा तो रास्ता सबसे ज्यादा बार आ रहा है, रास्ता 20 बार आया, वाहन 10 बार आया, और बाकी सब चीजें में 2-3 बार ऐसे करके आई। तो मैंने एक परेटो बनाया और मैंने देखा कि ये जो 2 चीजें हैं, ये अधिकतर इन दोनों को मैंने सम टोटल किया। ये 20 हुआ, ये 10 हुआ, अभी कितना हुआ टोटल, इनको मैंने टोटल कर करके लगाया तो मुझे पता लगा कि 100 में से 80 बार तो बस यही 2 हैं, बार बार यही आ रहे। रास्ता खराब था या फिर मेरा वाहन खराब था। तो फिर मैं कहूंगा अमिताभ जी ऐसा कीजिए, एक तो अपना वाहन बदलिए, अब वाहन ठीक कीजिए, क्योंकि वाहन में समस्या है, मौसम में ज्यादा वो समस्या नहीं, जो मौसम एक आध बार आया। ट्रैफिक भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से आप कभी देर से नहीं आए। लेकिन आपका जो वाहन है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें, और जब तक आप वाहन ठीक नहीं करेंगे आप देर से आते रहेंगे। तो आपको अगर अपनी कंट्रोल लिमिट्स कम करनी है तो वाहन पे आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा फिर आपका रास्ता, अगर आपने रास्ता ठीक से चुना नहीं, ठीक से स्टडी कीजिए, समय इकट्ठा कीजिए, ट्रेवल टाइम की स्टडी कीजिए, दूसरे लोग कैसे, ओ एक दूसरा और एक शॉर्टकट था उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये हुआ इम्प्रूवमेंट। तो मैंने रूट कॉजेज लिए, ये 2 रूट कॉजेज, मैंने क्या किया यहाँ पर, रूट कॉजेज एनालिसिस किया। ये हुए मेरे रूट कॉजेज, इन रूट कॉजेज को एनालाइज किया एंड उसके ऊपर काम। यदि आप ग्रीन बेल्ट हैं तो एनालिसिस को और इन डेप्थ ले जा सकते हैं। अगर आप ग्रीन बेल्ट हैं, एनालिसिस को और इन डेप्थ ले जा सकते हैं। और अगर आपने देखा कि, समझ लीजिए कि मैं जानना चाहता हूं और आंकड़े इकट्ठा करके कि जो मेरा रास्ता, भाई लंबा रास्ता, छोटा रास्ता, जैसे दो रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं समझ लीजिए मेरे ऑफिस आने के। एक का एक की जो दूरी है, समझ लें 5 किलोमीटर है। एक थोड़ा शॉर्टकट है, वो 3 किलोमीटर है, लेकिन गलियां वलियों से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन 3 किलोमीटर। और एक का है, बस ऐसा समझ लें कि 10 रास्ते हैं। रास्ते तो खैर हर शहर में 10 रास्ते, आप संभावनाएं तलाश करें तो 10 तरह के रास्ते मिल ही जाते हैं। तो आपके 10 रास्ते। तो यहाँ पे मैंने कहा कि किलोमीटर, किस रास्ते में कितना कितना कितनी दूरी है, क्या वो किलोमीटर से मेरे समय में मतलब दूरी दूरी क्या मेरे समय को प्रभावित कर रही है? जैसे अगर मैं छोटा रास्ता लूं तो कम समय लग रहा है, जैसे एक रास्ते में सिर्फ 3 किलोमीटर है, जिसमें 4 किलोमीटर है थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, जिसमें 5 किलोमीटर है, जिसमें 6 किलोमीटर है, एक में 7 है, एक बड़ा लंबा भी रास्ता है।
तो मतलब दूरी जो है मेरे समय को प्रभावित करती दिख रही है इस ग्राफ में। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं तो मैं इसको कहता हूं स्कैटर प्लॉट। मैं स्कैटर प्लॉट कब बनाऊंगा? जब जो दूरी है वो भी कंटिन्यूस डेटा होगी और समय, ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो भी कंटिन्यूस डेटा होगा, तो मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा और मैं कहूंगा कि हाँ जी प्रभावित कर रही है, दिखाई दे रहा है प्रभावित कर रही है। लेकिन एक और भी हो सकता है, ये भी हो, मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, दूरी और समय, 1 किलोमीटर एक वाला रास्ता है उसमें 45 मिनट लग रहे हैं। है छोटा रास्ता लेकिन बड़ी छोटी छोटी गलियां, वैसे आप गली में ही अटक जाते हो कई बार। इसमें ऐसा अगर आ गया आपके पास ग्राफ, एक बार 1 किलोमीटर रास्ते में 5 मिनट भी लगे, एक बार 45 मिनट भी लग गए, इस ग्राफ ऐसा आ गया तो मैं कहूंगा भाई दूरी कोई प्रभावित नहीं कर रही है आपके समय पर। दूरी आपका रूट कॉज नहीं है, दूरी आपका रूट कॉज नहीं है, किसी और रूट कॉज की तलाश कीजिए। बट अगर इसमें इस तरह का अगर ग्राफ मिला तो मैं कहूंगा कि हाँ जी दूरी प्रभावित कर रही है, दूरी आपको प्रभावित कर रही है, और मैं कहूंगा पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब दूरी बढ़ती है समय बढ़ता है, तो प्रभावित कर रही है। दूरी पर आप थोड़ा सा वो रास्ता लीजिए जिसमें कम दूरी हो और आपकी समस्या का हल तब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर इस तरह के आंकड़े मिल जाएं तो मैं कहूंगा भाई ज्यादा वो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, कम दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई और कारण ढूंढे। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है प्रोसेस का, दूरी के भरोसे ना बैठे रहे कि भाई अब मैं शॉर्टकट मिल गया मुझे, मैं नहीं, आंकड़े बताते हैं कि दूरी आपकी छोटी या बड़ी, समय आपको उतना ही लगने वाला है, तो वो नहीं है, रूट कॉज नहीं है, कुछ और कारण। आइए चलते हैं वाहन की तरफ। मेरे पास कार भी है और मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी है। मुझे लगता है शायद मोटरसाइकिल से जाता हूं तो जल्दी। आइए देखते हैं। अब यहाँ मैं स्कैटर प्लॉट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वाहन जो मेरा है वो कंटिन्यूस डेटा नहीं है, वो एट्रीब्यूट है। वाहन वाहन का एट्रीब्यूट डेटा है। वाहन होगी कार और वाहन होगी मोटरसाइकिल, तो ये तो एट्रीब्यूट हुआ ना, ये तो कंटिन्यूस नहीं हुआ। मोटरसाइकिल ठीक से दिखा नहीं गया है, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे आप। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ये हुई मोटरसाइकिल, कार, और ये हुआ समय। तो जब आपका ये डेटा एट्रीब्यूट है और ये डेटा कंटिन्यूस है तो आप स्कैटर प्लॉट नहीं बना सकते, आपको बनाना होगा। चलिए एक प्लॉट करते हैं डेटा, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपको दे देते हैं इसके बारे में। कार, जब आपने कार का प्रयोग किया तो समय लगा ऐसा इतना, और यहाँ पे मोटरसाइकिल का प्रयोग किया तो इतना। तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी मोटरसाइकिल, तो मुझे अपने हल भी मिल जाएंगे समस्या के, जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा तो मुझे हल भी मिलने लग जाएंगे। हाँ मोटरसाइकिल का प्रयोग कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप कम समय लेंगे और आपका समय 8-10 मिनट जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ऐसा मिलता है अगर ऐसा मिलता है दूसरी तरीके, अगर ऐसा मिलता है जैसे कि मैं अब दिखाने वाला हूं, तो आप कहेंगे कि जैसे ये हुई मोटरसाइकिल, ये हुई कार और ये होगी मोटरसाइकिल, ये हुआ समय। और अगर इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है, इसको हम एक्चुअली बॉक्स प्लॉट कहते हैं, इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे विस्तार से, इसको हम बॉक्स प्लॉट कहते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि भाई कार लीजिए मोटरसाइकिल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपका जो मूल कारण है देरी से आने का कुछ और है।
या तो आपका मूड है या आपका मौसम है या कुछ और है, लेकिन वाहन आपका मूल कारण नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है ये सब चीजें? कहाँ से आ रही है? ये सब चीजें आ रही हैं आंकड़ों के आधार पर। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर दे रहे हैं। जब आंकड़ों के आधार पर देंगे स्टेटमेंट तो आपकी इम्प्रूवमेंट करने की संभावनाएं बढ़ जाती। फिर आप तो इस अगर ऐसे ये स्थिति रही जैसे यहाँ पर दिखाई गई थी कार और वाहन, मैं कहूँगा हाँ, अब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका समय कम हो जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन हुआ है, जैसे डॉक्टर देता है कि भई ये दवाई ले लीजिए, आपका बुखार 10 दिन में उतर जाएगा। मतलब मूल कारण पता लग गया तो दवाई भी मिल गई। अब यहाँ मूल कारण पता लग गया वाहन है, तो अब मैंने कह दिया कि मोटरसाइकिल यूज़ कीजिए, आपका समय कम हो जाएगा। दूरी हाँ, कम कम दूरी वाला जो रास्ता है उसको आप यूज़ कीजिए, आपका समय कम हो जाएगा। बस 2 चीज़ें काफ़ी कर दीजिए, बाकी चिंता मत कीजिए, आपका समय कम हो जाएगा। तो यही काम ग्रीन बेल्ट करता है। लेकिन कर तो दिया, डिफाइन, मेजर, इम्प्रूव, भाई कर तो दिया, इम्प्रूवमेंट हो भी गई। फर्ज़ कीजिए कि इम्प्रूवमेंट हो गई। ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बहुत सारी तकनीकें होती हैं जो सीखें। लेकिन एक बहुत काम बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, भई मेंटेन भी करें उसको। 1 महीने तो आप 10 मिनट ल लेने लगे पिछले 1 महीने से अमिताभ जी 10 मिनट के अंदर-अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल नए अमिताभ बन गए, बहुत अच्छे, खुशी हो रही है सबको। लेकिन अगले महीने फिर अमिताभ जी पुराने ढर्रे पर चले गए। कोई मतलब नहीं है इतनी सब मेहनत करने की। अमिताभ जी को रोकना पड़ेगा पुराने ढर्रे पर आने के लिए, कंट्रोल करना पड़ेगा नए कंट्रोल लिमिट्स में। उसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट्स बना के डेली मॉनिटर करना पड़ेगा, कितना समय ले लिया जा रहा है, प्रोसेस कितना समय ले रही है। जैसे ही ऊपर नीचे जाती है, इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोलिंग द प्रोसेस यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स और कंट्रोल प्लान्स, ऑडिट्स, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके प्रोसेस कंट्रोल होगी। तो यही सब चीजें सारांश में मैंने आज बताई थियरी में। अब यही चीज हम अगले जब फिर से मिलेंगे तो ये सब प्रैक्टिकल में करेंगे। हम एक प्रोजेक्ट लेंगे और मिलकर इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। हमने एक प्रोजेक्ट लेके हमने साइपॉक बनाया, उसका चार्टर बनाया था। उसी तरह से हम अगली बार अगले सेशन में अपनी एक समस्या लेंगे और उसका फिर आंकड़े इकट्ठे करके उस आंकड़ों पे अपने हिस्टोग्राम बनाएंगे, कंट्रोल चार्ट बनाएंगे, पेरेटो चार्ट बनाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे। और भी दूसरे एक बहुत ही अच्छी तकनीक है फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, वो भी उसका भी उपयोग करेंगे। उसका भी मैंने उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी है, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस की, तो वो भी लगाएंगे। ये सब चीजें लगा के बहुत कम होता है और हमने अपने अनुभव में ये देखा है कि इतने सारे टूल्स जब आपके पास हों, समस्या कोई भी हो, वो ज़रूर सुलझ जाती है। कभी समय लगता है कभी-कभी, लेकिन हमने देखा है, हमने पाया है इतनी इंडस्ट्रीज़ हमने इंडस्ट्रीज़ में और तरह-तरह की इंडस्ट्रीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज़ हो, हर जगह इन टूल्स का समान रूप से उपयोग होता है और हर जगह हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट हुई है। कभी बहुत ज़्यादा हुई है, कभी कम हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है। तो और जो ये बात हम कर रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर कर। So with this, I think let us close the training for the day.